कहानी की शुरुआत होती है 2008 की एक न्यू ईयर पार्टी से, जहां हम डैनियल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। पार्टी में सब लोग खुशी से नाच गा रहे थे, लेकिन तभी डैनियल गलती से अपनी गर्लफ्रेंड समझकर एलिस नाम की किसी दूसरी लड़की को किस कर लेता है। फिर अगले ही पल सच्चाई सामने आती है और उसकी असली गर्लफ्रेंड उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। असल में दोनों ने एक ही जैसे कपड़े पहन रखे थे, जिससे डैनियल से गड़बड़ हो गई। अब उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में चली जाती है, लेकिन डैनियल को ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था। वो किस के लिए एलिस से माफी मांगता है और उसे ड्रिंक ऑफर कर देता है। किस्मत से एलिस भी सिंगल थी और डैनियल का ये क्यूट अंदाज उसे अच्छा लग जाता है। फिर हंसी मजाक में दोस्ती होती है और कब ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। कुछ वक्त बाद दोनों शादी कर लेते हैं और अब कहानी सीधे पहुंचती है 26 अक्टूबर 2010 पर। आज डैनियल का जन्मदिन होता है और जैसे ही सुबह उसकी नींद खुलती है तो सामने एलिस खड़ी होती है। वो उसके लिए एक स्पेशल डांस करती है और बहुत प्यार से उसे बर्थडे विश करती है। डैनियल ये सब देखकर खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर वही पुरानी वाली मुस्कान होती है। लेकिन तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है और वो जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है। एलिस उसके लिए केक बनाते हुए कहती है कि तुम पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं लेते, कम से कम आज अपने बर्थडे पर तो ले सकते थे। डैनियल जवाब देता है कि आज अगर नहीं गया तो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाएगा, पर वो शाम की पार्टी के लिए जल्दी लौटने का वादा करता है। ऑफिस पहुंचते ही उसका बॉस उसे एक नया प्रोजेक्ट थमा देता है, जिससे उसका काम और ज्यादा बढ़ जाता है। इधर घर पर एलिस अपनी पेंटिंग्स में बिजी हो जाती है, क्योंकि वो पेंटिंग आर्टिस्ट है। शाम होते होते वो बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो जाती है और धीरे धीरे मेहमान भी आने लगते हैं। फिर वो डैनियल को कॉल करती है तो डैनियल घर आने से पहले अपने डैड को एक जरूरी सामान देने जा रहा होता है। फिर अपने डैड के पास पहुंचता है और जल्दी उनका सामान पकड़ाकर निकल आता है। बाहर आते ही कारपेंटर का फोन आता है, जो बताता है कि ऑर्डर किया गया दरवाजा आज ही ले जाना होगा, क्योंकि वो छुट्टी पर जा रहा है। इधर एलिस फोन करते करते थक जाती है और डैनियल दरवाजा लेकर घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाती है। पर इतनी देर होने के बावजूद भी एलिस नाराज नहीं होती। वो मुस्कुराकर उसे बर्थडे विश करती है और उसका गिफ्ट देती है। गिफ्ट एक फनी पेंटिंग होती है, जिसमें उनकी पहली मुलाकात से लेकर शादी तक की पूरी कहानी बनी होती है। डैनियल ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। पार्टी में उसका बचपन का दोस्त वेलेरियो भी होता है, जो डैनियल का इंतजार करते करते कई बोतलें खाली कर चुका था। आखिर में केक कटता है और सब उसे 40वां बर्थडे विश करते हैं। पार्टी खत्म होती है और फिर एलिस की तरफ से डैनियल के लिए सबसे बड़े तोहफे का वक्त आता है। एलिस अच्छे से तैयार होती है और फिर दोनों करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब डैनियल की आंख खुलती है तो वो पूरा घर एकदम साफ देखकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एलिस ने इतनी जल्दी सब कैसे कर लिया। तभी वहाँ एलिस आती है, जो वॉशरूम के लिए गई थी। उसे देखकर डैनियल को लगता है कि कल रात की पार्टी की वजह से उसका तबीयत खराब हो गई, लेकिन एलिस कहती है कि उसका तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो माँ बनने वाली है। डैनियल को लगता है कि शायद एलिस मजाक कर रही है, क्योंकि वो अक्सर फनी हरकतें करती रहती है। लेकिन फिर अच्छे से चेक करने के बाद डैनियल एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि एलिस तो सच में प्रेग्नेंट है। वो पूछता है, कल रात तो मेरी बर्थडे पार्टी थी, तुमने एक पेंटिंग गिफ्ट की थी और हमारे बहुत सारे दोस्त भी मौजूद थे, फिर इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? एलिस मुस्कुराकर कहती है कि तुम शायद मजाक कर रहे हो और जिस पार्टी की बात कर रहे हो वो तो पिछले साल यानी 2010 में हो चुकी है। डैनियल कैलेंडर देखता है तो वाकई आज 26 अक्टूबर 2011 होता है, लेकिन उसके हिसाब से तो आज 27 अक्टूबर 2010 होना चाहिए था। ये सोचकर उसका सर घूमने लगता है। एलिस उसकी हालत देखकर आज छुट्टी लेकर आराम करने के लिए कहती है। डैनियल भी यही सोचते हुए अपने कमरे में जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो एलिस बिल्कुल नॉर्मल होती है। वो कहता है कि मैंने सपना देखा कि तुम प्रेग्नेंट हो। एलिस हंसते हुए कहती है कि अभी तो हमारी बच्ची बहुत छोटी है, दूसरे बच्चे के बारे में अभी सोच भी नहीं सकती। तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है तो एलिस बच्ची को गोद में लेकर आती है और डैनियल को पकड़ा देती है। डैनियल को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो बच्ची को गोद में लिए कहता है, वैसे इसका नाम क्या रखा है? एलिस उसे ऐसे देखती है जैसे उसने कोई बहुत ही बेवकूफी वाली बात पूछ ली हो। वो कहती है कि मजाक मत करो, तुम ही ने तो इसका नाम गैलाड्रियल रखा था। डैनियल के लिए ये सुनना किसी झटके से कम नहीं था। उसके दिमाग में सवालों की लाइन लग जाती है। 40वां बर्थडे के बाद वो सोकर उठा तो एलिस प्रेग्नेंट थी और इस बार उठा तो उनकी एक बच्ची हो चुकी थी। मतलब 2 बार सोने में उसकी जिंदगी के पूरे 2 साल गायब हो चुके थे और इस बीच क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है।
इसके बाद वो सीधे डॉक्टर के पास जाता है और अपनी सारी परेशानी बताता है। उसे लगता है कि कहीं अपने डैड की तरह उसे भी अल्जाइमर जैसी कोई बीमारी तो नहीं हो गई, लेकिन काम का स्ट्रेस ज्यादा होने से ऐसा महसूस हो सकता है। इसलिए डॉक्टर उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने की सलाह देता है। डैनियल घर लौटता है जहां एलिस अपनी पेंटिंग्स में बिजी होती है। अब बच्ची को दूध पिलाने और सुलाने की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है, लेकिन सिर्फ बच्चे को शांत करने में ही उसे काफी वक्त लग जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। लेकिन इस बार वो न सोने का फैसला करता है, क्योंकि अगर वो सो गया तो फिर से 1 साल बीत जाएगा। वो खुद को जगाए रखने के लिए शीशे के सामने जाकर चेहरे पर पानी मारने लगता है, लेकिन अगले ही पल जब वो शीशे में देखता है तो अपनी मूछें देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो घबराकर बाहर आता है, क्योंकि इस बार बिना सोए ही उसका 1 और साल बीत चुका था। आज की डेट होती है 26 अक्टूबर 2013, यानी आज फिर उसका बर्थडे है और उसकी बेटी गैलाड्रियल अब अपने पैरों पर चलने लगी थी। एलिस फिर से केक बनाती है और उसे बर्थडे विश करती है, लेकिन आज एलिस के चेहरे पर पहले जैसी एक्साइटमेंट नहीं थी, जैसे उनके बीच कुछ अनबन चल रही हो। मगर डैनियल आज इस अजीब परेशानी के बारे में उसे सब कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाता है। इसके बाद वो सीधे अपने दोस्त वेलेरियो से मिलने चला जाता है और उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। सब कुछ सुनने के बाद वेलेरियो कहता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि काम में ज्यादा प्रेशर लेने का इफेक्ट है। उसके मुताबिक डैनियल को अपनी नौकरी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ सुकून से वक्त बिता सके। ये बात डैनियल के दिल में उतर जाती है और वो तय कर लेता है कि अब वो नौकरी से रिजाइन दे देगा। लेकिन जैसे ही वो कंपनी में अपने डायरेक्टर के केबिन में एंटर करता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि अब वो खुद ही इस कंपनी का डायरेक्टर बन चुका था। वो अपनी कलीग फ्रांसिस्का को बुलाता है, जो अब उसकी सेक्रेटरी होती है। उसे घुमा फिराकर पूछता है तो पता चलता है कि 8 महीने पहले ही उसका प्रमोशन हो चुका था, क्योंकि वो कंपनी को सबसे ज्यादा टाइम देने वाला हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय था। डैनियल को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो हमेशा यही तो चाहता था, ताकि बिना किसी टेंशन के 50 की उम्र के बाद वो बस अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सके। फिर ऑफिस के बाद जैसे ही वो घर जाने के लिए बाहर आता है, तो उसकी पुरानी कार की जगह अब एक महंगी कार खड़ी होती है। वो कार ड्राइव करता है और अंदर से खुश होने लगता है। तभी एलिस का फोन आता है, जो गुस्से में कहती है कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं? मैं कब से थेरेपी सेशन के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो एड्रेस पूछकर जल्दी वहाँ पहुँचता है, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि ये किसी बीमारी की थेरेपी नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की थी। एलिस साफ साफ कहती है कि उनका रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि डैनियल अपने काम में इतना बिजी होता है कि फैमिली को वक्त ही नहीं देता। थोड़ा सा वक्त मिल भी जाए तो लैपटॉप या मोबाइल में बिजी रहता है और ढंग से बात तक नहीं करता। और वो ऐसे ऐसे इल्जाम लगाती है जिनका डैनियल को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। दोनों में बहस होने लगती है और आखिर गुस्से में डैनियल कह देता है, मैं इतना काम इसलिए करता हूँ ताकि तुम आराम से घर में बैठकर पेंटिंग बना सको। उसका इस तरह बोलना बात को और बिगाड़ देता है। फिर थेरेपी खत्म होने के बाद एलिस पैदल ही घर की ओर निकल जाती है। डैनियल बहुत उदास होकर घर लौटता है और अपनी बिखरती हुई खूबसूरत दुनिया के बारे में सोचते हुए फ्रिज से एक ड्रिंक निकालता है। लेकिन तभी वो खुद को और घर को देखता है और समझ जाता है कि फिर से 1 साल बीत चुका है। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी होती है और हर तरफ शराब की खाली बोतलें होती हैं। इस 1 साल में उसकी पूरी दुनिया उलझ चुकी थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। परेशान होकर वो एलिस को कॉल करता है तो एलिस बताती है कि मैं अपने दूसरे घर पर हूँ। तुम ही ने इस रिश्ते से कुछ दिन का ब्रेक लेने को कहा था। डैनियल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो एलिस को खुद से दूर रहने के लिए कैसे कह सकता है। वो तुरंत उसे घर आने के लिए कहता है और एलिस भी शाम को लौटने के लिए मान जाती है। तभी अचानक एक और कॉल आती है और पता चलता है कि उसके डैड ओल्ड एज होम की छत पर चढ़ गए हैं और कूदने की धमकी दे रहे हैं। ये सुनते ही डैनियल फौरन वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन अपने डैड को रोकने या डांटने के बजाय उन्हें कहता है कि अगर कूदना है तो कूद जाओ, नहीं तो वापस आ जाओ। मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ये नाटक करके और मत बढ़ाओ। असल में डैनियल के दिल में अपने डैड को लेकर बहुत शिकायतें थीं। उसके हिसाब से वो कभी एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। उन्होंने उसकी माँ को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ रहना शुरू कर दिया था। फिर डैनियल उन्हें डॉक्टरों के हवाले करता है और बिना कुछ कहे घर लौट आता है। लेकिन घर पहुंचते ही उसे एक और झटका लगता है। उसकी सेक्रेटरी फ्रांसिस्का किचन में खड़ी होकर उसके लिए केक बना रही थी। वो बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसे बर्थडे विश करती है। डैनियल को लगता है कि वो कुछ काम से यहाँ आई होगी, लेकिन फ्रांसिस्का उसे बताती है कि वो दोनों पिछले 6 महीनों से रिलेशन में हैं। ये सुनकर डैनियल का दिमाग घूम जाता है।
वो सोचता है कि अपने बर्थडे के अलावा बाकी दिनों में वो आखिर कर क्या रहा था। शायद अपनी सेक्रेटरी के चक्कर में उसने अपनी वाइफ को खुद से दूर कर दिया था। तभी डोरबेल बजती है तो डैनियल घबराकर फ्रांसिस्का को जल्दी से वॉशरूम में जाने के लिए कहता है। दरवाजा खोलता है तो एलिस कुछ बात करने आई होती है, लेकिन डैनियल अपनी हर गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है अब वो कभी उसे खुद से अलग नहीं करेगा। एलिस खुश हो जाती है और वो घर वापस आने को तैयार हो जाती है। डैनियल प्यार से किस करता है और इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी फ्रांसिस्का जानबूझकर वॉशरूम के अंदर से आवाज कर देती है। ये सुनकर एलिस सब समझ जाती है और गुस्से में ये कहकर चली जाती है कि तुम टाइम ब्रेक के बहाने ये सब कर रहे थे। उसके जाते ही फ्रांसिस्का भी नाराज होकर जाने लगती है, पर डैनियल उसे नहीं रोकता, बल्कि साफ साफ कह देता है कि अगर कभी मैं तुम्हें वापस बुलाने की कोशिश करूं तो मुझे थप्पड़ मारकर मना कर देना। फ्रांसिस्का इंसल्ट फील करती है और गुस्से में चली जाती है। डैनियल को एक पल के लिए सुकून मिलता है, लेकिन अगले ही पल उसकी जिंदगी का एक और साल बीत जाता है और इस बर्थडे पर भी फ्रांसिस्का उसी के घर में मौजूद होती है और बाहर मेहमान भी होते हैं। डैनियल उसे देखते ही गुस्से में आ जाता है और तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहता है। फ्रांसिस्का भी गुस्से में कहती है कि मैं तो तुम्हें छोड़कर जा चुकी थी, पर तुम ही मुझे वापस लेकर आए थे, लेकिन अब वो हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद डैनियल बर्थडे पार्टी में आए सभी मेहमानों को जाने के लिए कह देता है। तभी उसकी नजर अपने दोस्त वेलेरियो पर पड़ती है जो चुपचाप बाहर निकल रहा था। डैनियल उसे रोक लेता है और पहली बार दिल खोलकर उससे बातें करने लगता है। वेलेरियो कहता है कि उसे डैनियल से बस एक ही शिकायत है। हर बर्थडे पर वो रोलर कोस्टर राइडिंग के लिए 2 टिकट लेकर आता है, लेकिन डैनियल कभी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता। डैनियल इस बार भी मना कर देता है कि उसके पास टाइम नहीं है। इसके बाद वो सीधा एलिस से मिलने उसके घर जाता है। एलिस दरवाजा खोलती है तो वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं इस तरह अपने रिश्ते को खत्म नहीं होने देना चाहता, लेकिन एलिस गुस्से में जवाब देती है कि हर बर्थडे पर तुम यही बात कहते हो। अब मैं तंग आकर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी हूँ। फिर वो इमोशनल होकर एक गुड बाय किस करती है और दरवाजा बंद कर लेती है। डैनियल फिर से दरवाजा खटखटाता है, लेकिन इस बार दरवाजा खुलता है तो एलिस एक आदमी के साथ बाहर आती है। डैनियल हैरान रह जाता है क्योंकि एक और साल बीत चुका था। एलिस अब उमर नाम के एक फिटनेस ट्रेनर को डेट कर रही थी। डैनियल एलिस को घर चलने के लिए मनाने लगता है, पर वो दोनों उसे भाव ही नहीं देते। अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन उन्हीं के साथ उसकी बेटी गैलाड्रियल भी रहती है, जो अब 5 साल की हो चुकी थी। डैनियल अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे पार्क में घुमाने ले जाता है। वहाँ उससे ढेर सारी बातें करता है, फिर पूछता है कि मैं अपनी प्यारी सी बेटी को खुश रखने के लिए क्या कर सकता हूँ। गैलाड्रियल कहती है, मुझे बस ये चाहिए कि आप थोड़ा वक्त मेरे साथ बिताओ, लेकिन जितनी देर आप घर पर होते हो उस वक्त भी लैपटॉप या फोन में लगे रहते हो। आप चाहे खामोश ही रहो, लेकिन मेरे साथ रहो। मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। अपनी बेटी की सारी बातें उसके दिल को चीर देती हैं, लेकिन वो बेबस होता है क्योंकि उसके पास वक्त ही तो नहीं था। फिर वो गैलाड्रियल को एलिस के घर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन उसी पल उसे एहसास होता है कि एक और साल फिर से गुजर चुका है। तभी वेलेरियो का कॉल आता है तो उससे मिलने वो एक पार्क में पहुंचता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वेलेरियो को कैंसर है। इलाज चल रहा है, लेकिन बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ये सुनकर डैनियल को गहरा झटका लगता है। जो दोस्त हर साल उसके बर्थडे पर रोलर कोस्टर राइडिंग के लिए वक्त मांगता रहा, अब उसके पास वक्त ही नहीं बचा। वो बहुत दुखी होकर आज पहली बार खुद से कहता है कि चल यार, आज रोलर कोस्टर राइडिंग पर चलते हैं। लेकिन इस बार वेलेरियो मना कर देता है क्योंकि उसकी तबीयत अब उस हालत में नहीं थी। डैनियल उसे गले लगाकर कहता है कि तुझे कुछ नहीं होगा, हम दोनों एक दिन जरूर कोस्टर राइडिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद डैनियल घर लौटता है, जहां एलिस की पेंटिंग्स और पुरानी चीजों को देखकर वो यादों में खो जाता है। हर चीज के साथ उनके रिश्ते का एहसास जुड़ा हुआ था। पेंटिंग्स में साफ दिख रहा था कि एलिस के लिए डैनियल ही सब कुछ था। एलिस ने उसका कितना इंतजार किया, लेकिन कामयाबी और सिक्योर फ्यूचर की दौड़ में डैनियल उससे दूर होता गया। ये सब देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एलिस उसकी जिंदगी से चली गई थी। इसके बाद वो अपने डैड से मिलने ओल्ड एज होम चला जाता है। अल्जाइमर की वजह से वो उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उसे गले लगाकर बात करते हुए खुश होते हैं। तभी उन्हें खांसी आ जाती है तो डैनियल पानी लेने जाता है, लेकिन जब वो वापस लौटता है तो एक और साल बीत जाता है। उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं होते और डैनियल यहाँ उनका सामान लेने आया होता है। डैनियल रोने लगता है और तभी उसे अपने दोस्त वेलेरियो की याद आती है। उसे लगता है कि कहीं उसे भी कुछ हो न गया हो। वो बाहर निकलकर वेलेरियो को कॉल करता है, लेकिन वेलेरियो गाड़ी लेकर वहीं उसका इंतजार कर रहा था। डैनियल पागलों की तरह उसे गले लगाता है और उसकी तबीयत पूछने लगता है। वेलेरियो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था,
और वो डैनियल के साथ ही उसके डैड का सामान लेने आया था। अब डैनियल खुद ही कहकर उसे रोलर कोस्टर राइडिंग पर ले जाता है और दोनों साथ मिलकर राइडिंग बहुत एंजॉय करते हैं। राइड खत्म होने के बाद डैनियल वेलेरियो से कार लेकर निकलता है और रास्ते में एलिस को फोन करके आज पूरे दिन के लिए उसे घर आने को मना लेता है। डैनियल पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि अब दुनिया की कोई ताकत उसे अपनी फैमिली से दूर नहीं रख सकती। इसके बाद वो सीधा अपनी कंपनी पहुंचता है और मीटिंग के बीच में ही अनाउंस कर देता है कि वो पूरे 3 महीने की छुट्टी पर जा रहा है। बोर्ड मेंबर्स ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने आज तक एक दिन भी छुट्टी नहीं ली थी। इसके बाद वो घर की तरफ निकल जाता है और अपनी बेटी के लिए एक प्यारा सा पप्पी लेकर पहुंचता है। एलिस हैरान होती है क्योंकि डैनियल को पप्पीज बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन आज डैनियल पहले की तरह ये नहीं कहता कि मुझसे गलती हो गई या मेरे पास वापस लौट आओ। वो बस इतना कहता है कि इस जन्मदिन पर मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, ना कोई पार्टी और ना ही कोई काम, बस हम तीनों साथ में वक्त बिताएंगे। और सच में वो अपनी फैमिली के साथ पूरा दिन ऐसे ही बिताता है जैसा उसने पहले कभी नहीं बिताया था। ना आने वाले कल की टेंशन और ना ही बीते हुए कल का अफसोस। वो बस आज के एक एक पल को खुशी से जीता है। रात में गैलाड्रियल को उसके पास छोड़कर एलिस जाने वाली होती है, लेकिन डैनियल उससे आज रात यहीं रुकने के लिए कहता है और वो परेशान ना हो इसलिए वो खुद अपनी बेटी के कमरे में चला जाता है। उसे सुलाने के लिए उसकी फेवरेट कहानी पढ़कर सुनाता है और फिर खुद भी वहीं सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब वो उठकर बाहर आता है तो एलिस और गैलाड्रियल दोनों किचन में होती हैं। ये देखकर डैनियल को हैरानी होती है। उसे लगा था कि सोते ही उसका एक और साल बीत जाएगा, लेकिन आज डेट होती है 27 अक्टूबर, यानी उसके जन्मदिन का अगला दिन। एलिस कहती है कि तुम्हें काम पर जाना होगा, इसलिए सोचा कि जाने से पहले तुम्हारे लिए केक बना दूं। उसकी बेटी खुश होकर कहती है, कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। अब डैनियल को सब समझ में आ जाता है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था अब वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आखिरकार उसने अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाल लिया है। अब वो अपने हर दिन को खुलकर जी सकता है। फिर वो एलिस से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं पूरी जिंदगी बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एलिस कहती है, हर बर्थडे पर तुम्हारा यही डायलॉग रहता है और अगले ही दिन मुझसे दूर भागने लगते हो। लेकिन जब डैनियल बताता है कि उसने पूरे 3 महीने की छुट्टी ले ली है, तो ये सुनकर एलिस को यकीन हो जाता है कि डैनियल जो कुछ भी कह रहा है पूरे दिल से कह रहा है। आखिर में सब मिलकर बहुत खुशी के साथ केक एंजॉय करते हैं और यहीं पर ये कहानी एक प्यारी सी मोमेंट के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।